अच्छा, फ़ॉन्ट फैमिली का दोबारा बता दूं। फ़ॉन्ट फैमिली हमारे पास इनलाइन सीएसएस की प्रॉपर्टी है इस वक्त, और इसके अंदर जो हम लिख रहे हैं वैल्यू जो उसको असाइन कर रहे हैं वो उस फ़ॉन्ट का नाम है। ये आप अपने एमएस वर्ड की फाइल से भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर वहां से नहीं देखना, आप गूगल से देख सकते हो, नोटपैड से देख सकते हो, कोई भी नाम लेने के लिए। उसके बाद आ जाते हैं सीएसएस में फ़ॉन्ट का साइज जो है वो कैसे हम लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सेम वही चीज़ है जो हम पीछे करके आए हैं, ठीक है। सिर्फ वहां पे हमने क्या करना है, इनलाइन सीएसएस के अंदर स्टाइल के अंदर हमने फ़ॉन्ट का साइज की प्रॉपर्टी लिखनी है और आगे उसकी वैल्यू दे देनी है कि हम कितने % उसको कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, या कितने पिक्सल उसको दे सकते हैं, ठीक है। ये मैंने 50% पे अभी किया है, तो ये 50% पे ये आ गया हमारे पास ऊपर वाला, ठीक है। ऊपर वाले को मैंने दिया, ये सिंपल। तो अगर मैं इसको पिक्सल देती हूँ तो पिक्सल के हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अब हम आगे जा रहे हैं टेक्स्ट की अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइन में हम उसको बताते हैं कि हमने टेक्स्ट को किधर लेके जाना है, सेंटर में लेके जाना है, लेफ्ट लेके जाना है, राइट लेके जाना है, ठीक है। ये उसकी अलाइनमेंट सेट करनी है। ये ले, ठीक हो गया। मतलब चीजें आपकी वही हैं सीएसएस वाली, सिर्फ हमारी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं और वैल्यूज चेंज हो रही हैं। प्रॉपर्टी में भी ज्यादा चीजें वही पिछली ही रिपीट हो रही होती हैं। जैसे हम टेक्स्ट का अगर करते आए हैं पीछे, तो अब साफ उसकी अलाइन से आपको समझ आ जाता है कि उसकी अलाइनमेंट हमने चेंज करनी है। फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट का आपको इसके साथ पता चल जाता है कि आपने इसका साइज जो है वो छोटा बड़ा करना है, कैसे करना है। फ़ॉन्ट फैमिली है, इससे भी नाम से पता चलता है कि आपने फ़ॉन्ट को किस फैमिली से रिलेट करना है, कौन सी फैमिली उसको असाइन करनी है, कौन सा हमने उसको स्टाइल देना है, ठीक है। ये वो चीज़ आ जाती है। उसके बाद आगे आ जाती है हमारी HTML की फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग में हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने टैग्स, एलिमेंट्स को हम लोग यूज़ कर रहे थे। अभी तक पीछे हमने सिर्फ पढ़ा है पैराग्राफ का, हेडिंग का टैग पढ़ा है, उसके अलावा बॉडी का, HTML का, और साथ में जो हमने पढ़े हैं ना, क्या नाम है उसका, हेडिंग 6 टाइप की होती हैं वो पढ़ा है, टाइटल का टैग पढ़ा है, ठीक है। अब हम जो आगे उससे थोड़े और एडवांस टैग्स पढ़ रहे हैं, ये उसकी फॉर्मेटिंग के लिए यूज होते हैं। HTML की फॉर्मेटिंग हम इससे करते हैं कि अपने उसको जो भी वर्क कर रहे हैं उसको कौन सा स्टाइल देना चाहते हैं। अब ये देखें, बी का टैग उसने यूज किया है, तो बी का टैग जो है वो बोल्ड करने के लिए यूज होता है। ये फर्स्ट उसने जो पैराग्राफ के टैग में लिखा हुआ है, दिस टेक्स्ट इज नॉर्मल, तो वो नॉर्मल ही है। लेकिन अगर हम पैराग्राफ के अंदर बी का टैग लगा देते हैं तो वो हमारे टेक्स्ट को बोल्ड कर रहा है, ठीक है। ये इसकी फॉर्मेटिंग हो गई। उसके बाद हमारे पास स्ट्रॉन्ग का एलिमेंट है, ये हमारे टेक्स्ट को इम्पोर्टेंट बनाता है, ठीक है। फिर आई का वो टैग आ जाता है, ये हमारे टेक्स्ट की अलाइनमेंट जो है इसको इटैलिक कर देता है, टेक्स्ट के स्टाइल को इटैलिक करता है। EM का है, एम्फसाइज्ड का टेक्स्ट है, ठीक है। उसके बाद मार्क का है, ये मार्क टेक्स्ट है। ये सारे अभी हम आगे पढ़ते हैं, जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे। ये आ जाता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग का एलिमेंट। ये देखें, जो काम बोल्ड के एलिमेंट ने किया था ना बी वाले ने, वही काम हमारे पास स्ट्रॉन्ग कर रहा है। थोड़ा सा बस इसमें फर्क आता है, ज्यादा नहीं है। मैं बी के साथ भी आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पे। ये देखें, हल्का सा माइनर सा फर्क है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और ये बोल्ड है। अब इसमें बोल्ड में आप देखें, बोल्ड जो है ना वो थोड़ा सा मतलब माइनर सा वो जरा ठीक है, और जो स्ट्रॉन्ग है ना वो इतना ज्यादा नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी इटैलिक का, तो इसने हमारे टेक्स्ट को इटैलिक कर देना, स्टाइल उसका चेंज कर देना। ये नॉर्मल है, और अगर हम आई के साथ इटैलिक के एलिमेंट के साथ इसको यूज करते हैं तो वो टेक्स्ट को इटैलिक कर रहा है, उसके स्टाइल को चेंज कर रहा है। फिर हमारे पास आ जाता है EM का, ठीक है। ये एम्फसाइज्ड टेक्स्ट है। ये क्या करता है कि हमारे टेक्स्ट को जो इटैलिक में है ना, या सिंपल नॉर्मल है, तो उसको इटैलिक बनाता है, लेकिन थोड़े दूसरे स्टाइल में। जो आपने पहले वाला किया है, ये वाला, इसको भी कॉपी करके उधर लगाती हूँ। इसने देखें, इसने इटैलिक जो किया है ना, ये बाहर से और अंदर से एक तरह से है, ठीक है। जो आई का टैग इटैलिक कर रहा है, जो हमारे पास EM का है ना टैग एलिमेंट, वो अंदर वाली साइड से उसको इटैलिक कर रहा है, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या चीजें आ जाती हैं,
स्मॉल का एलिमेंट, ये जितना आपने उसको टेक्स्ट को स्मॉल करना है उसके लिए हम स्मॉल का एलिमेंट यूज कर लेते हैं। मतलब जहां से अगर मैं चाहती हूँ कि ऊपर वाली लाइन में सिर्फ मेरा ये एक वर्ड जो है ये स्मॉल हो जाए, ठीक है, तो मैं उस एक वर्ड के लिए इसको यूज कर लेती हूँ। तो उसने देखें उतने सिर्फ नॉर्मल वाले को उसने स्मॉल कर दिया है, बाकी का साइज सेम। स्मॉल का एलिमेंट इस वजह से यूज हो रहा है कि आप किसी भी जगह किसी भी टेक्स्ट को स्मॉल में कर सकते हो, ठीक है, ये सिमिलर टेक्स्ट हो जाता है, स्मॉलर टेक्स्ट हो सिमिलर के लिए। उसके बाद मार्क का आ जाता है। मार्क का एलिमेंट क्या करता है कि हम जैसे वर्ड की फाइल में या किसी भी फाइल में किसी जगह को हाईलाइट कर देते हैं, किसी टेक्स्ट को हाईलाइट कर देते हैं, मार्क का टैग जो है सिंपली वही काम करता है, ये आपके कंटेंट को हाईलाइट कर देता है, ठीक है। जितना कंटेंट आप मतलब मार्क करना चाहते हो उतने कंटेंट के इर्द गिर्द आपका मार्क का एलिमेंट लग जाएगा, तो वो उतने कंटेंट को हाईलाइट कर देगा। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं डेल का। डेल का मतलब अब आपको इससे समझ आ जानी चाहिए कि ये डेल यूज करते हैं डिलीट के लिए। आपके कीबोर्ड जो आपके पास लैपटॉप पे है उसके ऊपर भी एक डेल का बटन होता है, ठीक है, तो उससे भी साफ पता चलता है कि ये डिलीट के लिए हम लोग यूज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये इसका पर्पज नहीं होता कि इसने आपके उतने कंटेंट को उतने टेक्स्ट को डिलीट कर देना। इसने क्या करना है, उसके ऊपर एक लाइन लगा देनी है, उसको कट कर देना है। जैसे हम पेपर पे कोई काम करते हुए किसी लाइन को कट कर देते होते हैं पेंसिल के साथ, उसी तरीके से ये उस काम को कर रहा है, ठीक है। जितने एरिया को मतलब आप कट करवाना चाहते हो उतने एरिया के लिए आप डेल का जो है वो बटन यूज कर सकते हैं, एलिमेंट यूज कर सकते हो। तो उतने एरिया को वो कट करके आगे जो फिर उस एरिया वो एलिमेंट को जहाँ पे आपने क्लोज किया उसके आगे जो लिखा होगा तो वो उसको डिस्प्ले करवा देगा। फिर हम यूज करें इंस का, ठीक है। इंस से मुराद है इंसर्ट। ये इंसर्ट का एलिमेंट है, ये जैसे हम डेल का एलिमेंट कट करने के लिए यूज कर रहे हैं ना टेक्स्ट को, ऐसे ही इंसर्ट का एलिमेंट मजीद किसी और टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए यूज होता है। इंस के एलिमेंट को हम जहां से यूज करना चाहते हैं, ठीक है, वहां पे हम जब लगाते हैं तो ये अपने अंदर मौजूद कंटेंट के नीचे एक अंडरलाइन लगा देता है, जिसका मतलब होता है कि हमने पिछले वर्ड को कट करके आगे हमने एक नया वर्ड इंसर्ट कर दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया आप सबको? अच्छा, उसके बाद हम आगे आते हैं जी सब पे। सब का एलिमेंट यूज होता है सबस्क्रिप्ट के लिए। अब आपने ये साइंस में पढ़ा होगा और बहुत सारी और जगह पे मैथ जैसे आप कर रहे हो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में, जब आप पढ़ रहे हो तो आपके पास मैथ आ रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के जिसके डिफरेंट कोड्स हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें आती हैं और सबस्क्रिप्ट में और कुछ सुपरस्क्रिप्ट में आपको दी होती हैं, इक्वेशंस जो दी होती हैं। मतलब जैसे हम यहाँ पे करते हैं, ये देखें मेरे पास x की इक्वेशन है, ठीक है, और इसके ऊपर है एक, ठीक है, और एक y की इक्वेशन है और इसके नीचे हमने उसकी वैल्यू की दी है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग दे रहे होते हैं ना स्केयर वगैरह, और यही चीज हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। सबस्क्रिप्ट का जो है एलिमेंट को आपके टेक्स्ट को नीचे वाली साइड पे ले आता है, उसकी वैल्यू एक बना देता है दूसरे वर्ड के साथ। और सुपरस्क्रिप्ट का जो एलिमेंट है वो आपके टेक्स्ट को ऊपर की तरफ शो करवाता है। समझ आ गई? ठीक है। ये इतनी मतलब हमारे थी ये फॉर्मेटिंग, जिसके अंदर हमने पढ़ा है बोल्ड का टेक्स्ट, बोल्ड टेक्स्ट करना, इम्पोर्टेंट टेक्स्ट करना, टैलिक, एम्फसाइज्ड, मार्क्ड, स्मॉलर, डिलीट, इंसर्टेड और सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, ये चीजें पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे कोटेशंस, कोट्स जिसको बोलते हैं, कोटेशंस जैसे होती हैं। इसमें हमने पढ़ना है ब्लॉक कोट, क्यू, एबर, एड्रेस, साइट और वीडियो के एलिमेंट्स। जो हमारा है ब्लॉक कोट एलिमेंट, ये क्या करता है कि आपके सेक्शन को कोट्स दे देता है। मतलब जैसे हम लोग वो डबल कोटेशंस लगा के हम लोग काम कर रहे होते ना, ये एक तरह से वैसे ही कर देता है, लेकिन इसके अंदर हमारे डबल कोट्स जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रहे होते, लेकिन ये आपके कंटेंट को बना इसी तरीके से देता है। अब जैसे हमने ये वाला एक कंटेंट यहाँ पे लिखा है, ठीक है, और पहले उसने पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है ब्राउजर यूजली इनसाइड ब्लॉक कोट एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद उसने ब्लॉक कोट स्टार्ट किया है जिसके अंदर हम साइट का साइट की जो है वो यूज करते हैं, क्या उसको कहते हैं, एट्रीब्यूट, साइट का एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं।
और उसके अंदर हम इसको लिंक दे रहे हैं कि हमने फलां जगह से ये चीज हमने नोट की है या वहां से ली है, वो अपने तौर पे उसको लिंक बता देते हैं, ठीक है। और फिर जब हम उसके अंदर कोई चीज भी लिखते हैं ना, तो वो उतने एरिया को कोड्स की शक्ल में, कोटेशंस की शक्ल में डिस्प्ले करवा देता है। फर्ज करें मैंने यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको किया है, तो वो उतने एरिया को देखें वो उसने कोटेशन की सूरत में दे दिया और बाकी को वो पैराग्राफ की तरह ले आया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्यू का। ये भी कोटेशन के लिए ही हम यूज करते हैं। वो कोटेशन को ब्लॉक कर रहा है और ये आपकी कोटेशन को इनेबल कर रहा है। जितने मतलब आपने एरिया को कोटेशन देनी है उसके साथ ये डबल क्वोट्स के साइन लगा देता है, ठीक है। अब ये यहाँ से इसने स्टार्ट किया बिल्ड अ फॉर्दर वेयर पीपल लाइव इन हार्मनी विद नेचर। तो अगर मैं यहाँ से इसका जो एलिमेंट है स्टार्ट यहाँ से नहीं करती, मैं सिंपल यहाँ से स्टार्ट करती हूँ हार्मनी विद नेचर से, तो वो देखिए वहां पे आपके डबल क्वोट्स को ले आएगा। पिछले वाले ने हमारे टेक्स्ट को तो कोटेशन की सूरत में डिस्प्ले करवा दिया, लेकिन उसने वहां पे कोटेशन डिस्प्ले नहीं करवाई थी। जबकि हमने जब उसका कोटेशन का एलिमेंट यूज किया है जो क्यू है, तो उसने हमारे पास डबल कोटेशन जो है वो डिस्प्ले करवा दिया। एबर का आ जाता है, एबर से हमारा एब्रीवेशन है। हम पढ़ते रहे हैं इनको मुख्तलिफ चीज़ों में, जैसे HTML है तो उसका एब्रीवेशन भी हमने बताना होता है। तो इसी तरीके से एब्रीवेशन का हम एक एलिमेंट यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम टाइटल देते हैं कि हम लोग मतलब किस लिए ये यूज़ कर रहे हैं। तो जब हम इस पे लेकर जाते हैं ना, तो वो देखें वो बता रहा है जितने एरिया पे मतलब हमने ये एब्रीवेशन यूज़ किया है एबर का एलिमेंट, वो बता रहा है कि उसके पीछे हमने क्या टाइटल दिया हुआ है, ठीक है। WHO का क्या मतलब है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं यहाँ पे WH की जगह HTML लिख देती हूँ, ठीक है, तो मुझे अपने टाइटल के अंदर HTML से रिलेटेड लिखना पड़ेगा। ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। यहाँ पे मुझे डिस्प्ले करवाना पड़ेगा वो कि मैं इस चीज के बारे में इसको लिख रही हूँ। तो ये देखें यहाँ पे जब हम उसको करते हैं चेंज, तो HTML आ गया और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लिखा आ गया। एब्रीवेशन के अंदर हम उसको टाइटल का एक एट्रीब्यूट दे रहे हैं और उसके अंदर हम उसको बता रहे हैं कि हम क्या चीज इसके बैकएंड पे मतलब इसके बैकग्राउंड में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। फिर आ जाता है एड्रेस का। अब सिंपल है, एड्रेस आप पैराग्राफ के एलिमेंट में भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन उसमें क्या फर्क आता है, जो पैराग्राफ में लिखा है आपने वो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने बताया हुआ और फॉन्ट्स उसका जो है फैमिली है वो भी चेंज है, उसकी सिंपल नॉर्मल जो होती है वही उसकी चल रही है। लेकिन जब हम एड्रेस के एलिमेंट के साथ इसको लिखते हैं तो वो आपके उसको एड्रेस को एक एड्रेस की तरह डिस्प्ले करवा देता है। जैसे हम कंप्यूटर में या आप देखते हो कि लेटर किसी को भेज रहे होते हैं और उसके ऊपर एड्रेस लिख रहे होते हैं, थोड़ा वो यूनिक तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये उस तरीके से उसको एड्रेस को आपका बना देता है। अगर हम उसमें लैपटॉप के थ्रू या उसके क्या नाम है व्हाट्सएप या किसी भी चीज़ से ऐसे भेजें तो वो हमारी जो उसकी फॉन्ट फैमिली है वो इस स्टाइल में आएगी, ठीक है। तो एड्रेस इस वजह से हम लोग यूज करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है साइट। साइट का एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं वर्क को क्रिएटिव बनाने के लिए, ठीक है। ये देखें जैसे उसने कहा हुआ है द HTML साइट टैग डिफाइंस द टाइटल ऑफ क्रिएटिव वर्क, क्या हमारा जो भी क्रिएटिव वर्क है उसको डिफाइन करने के लिए हम साइट का टैग यूज करते हैं। जैसे फर्ज कर लें आ बुक, आ पोएम, आ सॉन्ग, आ मूवी, आ पेंटिंग, ये सारी चीजें दी हुई हैं तो उनको वो चेंज कर देता है, मतलब जितने वर्ड के लिए हम लोग यूज करें। अब देखें हमने ये पहले लगाया एक पैराग्राफ लिखा, ठीक है, उसके बाद हमने एक इमेज लगाई, इमेज के नीचे हम साइट का एट्रीब्यूट यूज करके हम ये दे रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है वो हमारे वर्क को क्रिएटिव बना रहा है, ठीक है। उसने ये देखें यहाँ पे जितने एरिया में उसने लिखना था उतने एरिया में उसने साइट का जो है वो एट्रीब्यूट यूज कर दिया है। तो ये एक तरह से बन गया, आप बुक्स अगर परचेज करके पढ़ रहे हो या ऑनलाइन आप कोई बुक लेके पढ़ रहे हो तो वहाँ पे कोई ना कोई वर्ड, कोई एक आधा वर्ड या एक पूरी लाइन या फिर इमेज अगर दी होती है तो उसके नीचे फिगर में बताया होता है कि ये इमेज किससे रिलेटेड है और इसका फिगर क्या है, तो वो एक यूनिक स्टाइल से लिखा होता है, एक क्रिएटिव स्टाइल के साथ होता है। तो उसी को हम बनाने के लिए, क्रिएटिव बनाने के लिए हम साइट का जो है एलिमेंट यूज कर रहे होते हैं। फिर आ जाता है वीडियो।
BD होता है बाय डायरेक्शन ओवरराइड का एलिमेंट, ठीक है। हम इसमें टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करते हैं, मतलब अगर हम लोग लेफ्ट से राइट लिख रहे हैं ना, तो अगर वीडियो हम यूज करते हैं तो वीडियो में क्या होगा, वो राइट से वो लेफ्ट की तरह उल्ट हो जाएगा उसका। जैसे हम मिरर पे कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, तो जहां से हमने लिखा है वहां से अगर हम पढ़ें तो वो बिल्कुल सही हमें पढ़ा जाता है, लिखने में जो भी लिखा हो सही तरीके से लफ्ज पढ़ा जाता है। लेकिन वही अगर हम मिरर के दूसरी तरफ, विंडो के दूसरी तरफ जाकर पढ़ेंगे तो वो उल्टा हमें पढ़ने में डिस्प्ले होगा, ठीक है। अंदर से जहां से हमने लिखा है वहां से तो वो सही शो हो रहा है, लेकिन बाहर जब जाते हैं उसके ऑपोजिट तो वो दूसरी तरफ को हमें शो करवाता है सारी चीजें। अब जैसे इसने यूज किया है वीडियो को, अच्छा डिर के साथ ये इसका जो एट्रीब्यूट है, इसके साथ हम RTL लिखते हैं, ठीक है। RTL मतलब हम उसको बता रहे हैं कि हम ये क्या चीज यूज करने वाले हैं, ठीक है। और इसको अगर नहीं भी लिखो कोई इतना इशू नहीं होता। तो हम उसको क्या करें, दिस लाइन विल बी रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये लाइन हमने लिखी तो सीधी है, दिस लाइन विल बी रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेकिन अब वो यहाँ पे क्या कर रहा है, उसका उल्ट उसने बना दिया। अब ये लेफ्ट लिखा है, ठीक है, लेफ्ट में उसने पहले T को लिया, फिर F को लिया, फिर E को लिया, फिर L को लिया, ये वाला मतलब उसने उसको उल्ट कर दिया। फिर 2 है, 2 को उसने OT कर दिया, एक तो मतलब उसने इसको उल्टा कर दिया सारे को, और फिर हर लफ्ज जो है वो एंड से स्टार्ट हो रहा है और स्टार्टिंग वाले वर्ड की तरफ वो खत्म हो रहा है। क्लियर हो गई ये चीजें? माइक ऑन करके बता दें आप लोगों को अगर क्लियर हो गया, और कुछ समझ ना है तो वो भी मुझे बता दें, क्योंकि आज हमने ये 2 टॉपिक्स ही कंप्लीट करने थे। ये सारा मतलब अभी तक हमने जितना काम किया है उनके ऊपर आपका ये काम होना चाहिए, ठीक है। पैराग्राफ आपने लिख के वहां पे ये सारे एट्रीब्यूट्स उसमें यूज करने हैं। बाकी कल इंशाल्लाह ताला हम कमेंट्स पढ़ेंगे। कमेंट्स का मैंने उस दिन भी आप लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ाया था, ठीक है, और कल हम अच्छे तरीके से इसको एक मरतबा पढ़ लेंगे। कलर्स का हम लोग पढ़ चुके हैं। अब सिर्फ इसमें हमने देखना है कि कलर्स हमारे पास इसकी वैल्यूज कौन कौन सी आ जाती हैं कलर्स के अंदर, वो हम पढ़ेंगे। या कलर को हम बॉर्डर पे कैसे लगा सकते हैं, फिर उसकी ये कलर्स की वैल्यूज हैं, इनका पर्पस पढ़ेंगे, ये किस लिए यूज होती हैं और कैसे हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। ये इसकी 4 है, RGB, हेक्स और HSL, ठीक है। उसके बाद HTML CSS हमारी आ जाती है। ये कुछ चीजें हम पढ़ चुके हैं, कुछ हम पढ़ेंगे मजीद। और तो ये मतलब कल जो हमने टॉपिक्स कवर करने हैं, एक तो आपका आ जाना है ये कमेंट्स, कलर, ठीक है, और CSS, और उसके बाद लिंक, ये हम सारा पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक?